डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज मैंने फिर से जीव विज्ञान का क्लास लेकर के उपस्थित हूँ। मैंने पिछले क्लास में आपको जहाँ तक करा दी हूँ, आप जाकर मेरे चैनल पर जाकर विजिट कीजिएगा और वीडियो को पूरा से पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे आशा है कि आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा और कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो मैंने पिछले क्लास में आपको जीवाणु या मृतकों के अपघटक के बारे में बताए थे। आज हम उसके फिर महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में आगे हम बता रहे हैं, जो प्रकाश संश्लेषण से जुड़ी हुई है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण में विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। बच्चों, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम महत्वपूर्ण है, चाहे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आवे कि प्रकाश संश्लेषण में कैसा ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा बदला जाता है। तो विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना भोजन ग्लूकोज के रूप में संचित रहता है। यानी किस रूप में संचित रहता है? तो ग्लूकोज के रूप में। अगला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण में उपयोग उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनाता है। प्रकाश संश्लेषण में जो उपयोग होता है वो उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है, रात में नहीं। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है केवल दिन में ही होती है, रात में नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण, अगला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ही वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्रिया आदि से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है जो हरा पत्ती हो। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण अंग एवं हरित लवकों को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होता है। पत्तियों की बाहरी त्वचा में रंध्र या स्टोमाट मौजूद होते हैं। इन्हीं रंध्रों के द्वारा पत्तियां CO2 को ग्रहण करती है एवं O2 को छोड़ती है। यानी CO2 और O2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को छोड़ती है, ग्रहण करती है। क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं। क्लोरोफिल को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्लोरोफिल को हम अणुओं के प्रकाश संश्लेषण फिल कहते हैं, है ना। अगला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 चरणों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितने चरणों में होती है? 2 चरणों में होती है। पहला चरण होता है कि प्रकाशीय अभिक्रिया तथा दूसरा चरण होता है अप्रकाशीय चरण होता है। और यह अप्रकाशीय अभिक्रिया कहलाता है। अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी जीव है। अमीबा क्या है? एक सरल प्राणी समपोषी जीव है। यह एक मृदु जली, एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। ठीक है, अमीबा आकार कूट पादपों के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। बनने और बिगड़ने के कारण क्या होता रहता है? बदलता रहता है। अगला टॉपिक है अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम एवं अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि है। ठीक है, अमीबा में पोषण, अंतग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। अमीबा में पाचन भोजन रसधानी में ही एंजाइमों के द्वारा होता है। अमीबा में अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। पारामेशियम का आकार निश्चित होता है। पारामेशियम का आकार जो होता है सो निश्चित होता है। चलिए जानते हैं, पैरामेशियम का आकार चप्पल के जैसा होता है। पैरामेशियम का आकार किसके जैसा होता है? चप्पल के जैसा होता है। पैरामेशियम एक कोशिकीय जीव है। पैरामेशियम यह एक प्राणी समभोजी एवं एक कोशिकीय जीव है। देखिए, पैरामेशियम जो है एक कोशिकीय जीव है। पैरामेशियम जो है एक चप्पल का आकार जैसा होता है और वो प्राणी समभोजी भी कोशिकीय जीव है।
अमीबा की भांति पैरामीशियम भी मृदु जलीय प्रोटोजुआ होता है। वो केचुआ टाइप का होता है, पिक्चर में बुक में होगा। पैरामीशियम शरीर में प्रचलन अंगक सिलिया से ढका होता है। ठीक है। पैरामीशियम में भोजन का अंतग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है जो कोशिका मुख या साइटोस्टम कहलाता है। अगला है आहार नाल, पाचन ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। बिल्कुल करते हैं। आहार नाल यह एक कुंडली रचना है जिसकी लंबाई करीब से 10 मीटर है। यह मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक जाती है। किसका? आहार नाल का जो एक लंबाई रचना टाइप का जो एक उसकी जो नली होती है वो मुंह से लेकर के मल द्वार तक जाती है। अगला टॉपिक है मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरा होता है। मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। अगला है हमारे मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। हमारे मुंह में जो जीभा होती है उसकी 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार ग्रंथियों से निकलने वाला सबसे प्रमुख हार्मोन टाइलिन है। टाइलिन, उसको क्या कहते हैं? टाइलिन कहते हैं। अगला है भोजन का पाचन मुंह गुहा से ही प्रारंभ होता है। टाइलिन का कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है जिसको हम बच्चों लार कहते हैं। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं। आप अपनी जीभ निकाल कर देखिएगा, छोटे छोटे जीभ के साइड ही दाने दाने निकले हुए होते हैं। वही इसमें बताया जा रहा है, जिन्हें स्वाद कलिया कहते हैं। इन्हीं स्वाद कलिया के द्वारा भोजन के मीठा, खारा, खट्टा और कड़वा आदि का अनुभव होता है। हमारे जीभ में जो ऊपरी सतह पर जो छोटे छोटे दाने होते हैं वही हमारे हर एक तरह का कड़वा, मीठा, खट्टा, नमकीन हर चीज़ का स्वाद उसी को पता चलता है। उसी के रहने से ही हमारे जीभ का स्वाद का पता चलता है। चलिए दांत के विषय में क्या कर रहा है। दांत का वह भाग जो मसूड़ों में धंसा होता है जड़ कहलाता है। वह भाग जो मसूड़ों के ऊपर निकला होता है सिर या शिखर कहलाता है। जड़ तथा शिखर के बीच वाला भाग ग्रीव या गर्दन कहलाता है। बच्चों आप समझ रहे हो ना दांत के विषय में किसको किसको क्या क्या नाम दिया गया है। दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होती है जिसके ऊपर दंतस्थ या डेंटाइन होती है जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करती है। यह हड्डी से अधिक करी तथा पीले रंग की होती है। डेंटाइन के ऊपर इनामेल की एक करी परत होती है जो दांतों को सुरक्षा देती है। ठीक है। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ दांतों का इनामेल ही होता है। मानव में जो कठोर पदार्थ जो होता है दांत का इनामेल ही होता है। डेंटाइन हड्डी से भी ज़्यादा कठोर होता है। दांत भोजन को काटने तथा चबाने का कार्य करता है। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ दांतों का इनामेल ही होता है। दांत भोजन को काटने तथा चबाने का कार्य करती है। ठीक है बच्चों, दांत क्या करती है? भोजन को काटने या चबाने का कार्य करती है। एक वयस्क मनुष्य के दांत मुंह में कुल 32 दांत होते हैं और जठर रस ग्रंथियों की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिकाओं से होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन का सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन लगभग 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। इस हार्मोन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। अग्नाशय से जो इंसुलिन नामक जो हार्मोन निकलता है ना उसी से लोगों के शरीर में मधुमेह नामक रोग होता है जिसको हम डायबिटीज कहते हैं या चीनी कहते हैं। मानव के आमाशय में हाइड्रोक्लोराइड अम्ल पाया जाता है।